अस्सलामुअलैकुम। हाइब्रिड वाले हो, दिवाली हो, आवाज़ तस्वीर ओके है? अच्छा जी, लेक्चर 39 स्टार्ट हो गया हमारा और होमवर्क में आपके पास थे अच्छे 2 सवाल, तीसरा और चौथा। पहले चौथा करते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं था, कम अच्छा था, जल्दी हो जाएगा, हैं जी? हाँ मतलब आसान था निस्बतन, दोनों ही आसान थे, आप छाते जा रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन बस ये ना हो आगे दौड़ पीछे छोड़। वैसे मेरी कोशिश तो यही है, जो पढ़ा है उसको भूलने ना दूं। अभी तक तो सही जा रहा है काम, अब आगे टर्म टेस्ट आ गया, रही सही कसर निकल जाएगी, जो कुछ पढ़ा होगा सारा उसमें आएगा, तो एक बार सारी रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन प्लांट फॉर द ईयर 30 जून 2018। ठीक है जी। मार्क्स इंटू 1.8 करना होता है, यहाँ पे मार्क्स नहीं थे, है ना? आई एम सॉरी। चलें खैर, कल याद कराते तो मैं मार्क्स खुद ही डाल देता इस पे, ताकि आप उस हिसाब से कर लेते। वैसे 10 से 15 मिनट में ये सवाल हो जाने चाहिए। होमवर्क क्या क्या था वैसे? उसके अलावा अच्छा, उसके अलावा IS-23 के MCQs नहीं किए अभी तक आपने? बस आज इंशाल्लाह फिर कोशिश करते हैं, अल्लाह करे ये कम ही पढ़े जरा, रोज ही ये कह के हम शुरू करते हैं और फिर। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्रिकॉट फॉर द ईयर इंक्लूडेड अ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ कैरिंग वैल्यू, उसने खुद ही बता दिए तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। द परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट हैज बीन डिटीरियोरेटिंग सिंस लास्ट ईयर विच इज अफेक्टिंग APL's सेल। परफॉर्मेंस इसकी नीचे जा रही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स रिलेट टू प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019। फिर 30 जून 2019 की ये इंफॉर्मेशन है और 18 के एंड पे हम खड़े हैं, तो ये शायद फिर कैश फ्लोज होंगे। 18 के एंड पे खड़े होकर उनको लग रहा है कि पिछले साल से ही परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट कर रही है, ठीक है, और 19 की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है और वो कह रहे हैं बताओ कोई इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं है 18 के एंड पे। अब 19 की इन्फॉर्मेशन क्या है? इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ प्लांट, बिल्कुल रेलेवेंट इनफ्लो। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्शन, बहुत अच्छी बात है। मजा आता तब जब वो ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन करता, तो हम फिर इसको पाक साफ कर लेते, लेकिन फिलहाल ये ओके है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हमारा 18 वाला एक्रूवल, यानी एक्सपेंस इनकर 18 में हुआ था, सिर्फ पे होना है 19 में, तो ये भी नहीं लेना। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट्स कैपेसिटी, एडिशनल इनफ्लो ड्यू टू अपग्रेड, कुछ लेना भी है। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, अच्छा, मैंने कहा सारे ही चल रहे हैं, इसको भी जाने दें। टैक्स पेमेंट, फिर यस, अच्छा ठीक है। तो अब कैश फ्लोज में जो होना है, जो नहीं होना, उसकी अफादियत का हमें समझ लगने लग गई हमें कि वही चीज़ अब टेस्ट कर रहा है। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग तो उतनी सी है, बस रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू का कंपैरिजन लोअर पे रखना है। रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीज़ें हैं, फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल, वैल्यू इन यूज। अब उसमें बस कॉस्ट टू सेल में थोड़ा परेशान कर सकता है, वैल्यू इन निकालते हुए कैश फ्लो से परेशान कर सकता है। सीधे तरीके से परेशान कर लिया क्वेश्चन 3 में, उसने उल्टे तरीके से परेशान कर लिया पास पेपर क्वेश्चन 4 में, ठीक है। तो बाकी तो फिर कुछ नहीं है स्टैंडर्ड में। हाँ, अब आज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी कोई नहीं मुश्किल इंशाल्लाह। अब कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। ओके सॉरी, तो कैश फ्लोज ही कह दिया उसने, यानी कि एक ही ग्रोथ रेट है 15% ईच ईयर फ्रॉम 20 एंड, यानी कि 19 के ये हैं, तो फिर 20 और ऑनवर्ड जितने साल लाइफ है। प्लांट रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट, ये एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड है एंड पे, तो 3 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है, तो एक 19 हो गया, 20 और 21 में हम इसी 15% से डिक्रीज कर लेंगे अपने नेट कैश फ्लो को। एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली, ऑफर आई है जी, ऑफर, ठीक है। तो ये क्या है? फेयर वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि IS-36 कहता है कि आपको फेयर वैल्यू जरूरी नहीं कि एक्टिव मार्केट से ही मिले, अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपको रिसीव हो सकते हैं ये पैसे, तो आपकी फेयर वैल्यू है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये जो आपको ऑफर आई है, तो ये एक्सपेक्टेशन है ना कि ये रिसीव हो जाएगा, तो IS-36 के हिसाब से ये फेयर वैल्यू है, ठीक है। बट
but APL has to incur the following costs, बहती हुई costs. Cost of delivery to customer, legal cost to reorganize the production process. ये देखो ना, ये continuing business से relate करती है ना. आप कह रहे हैं कि जब ये प्लांट चला जाएगा तो उसके बाद हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, सेटिंग करेंगे इसकी. कैसे चलाएंगे जी इस प्लांट के बगैर, हम क्या करना पड़ेगा, कोई नया प्लांट लाना है या कोई जो है वो चेंजेस करनी है करंट प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो ये तो सब कुछ क्या है, ये रीऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस, करंट प्रोडक्शन प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, ये तो रिलेट करता है ऑन गोइंग बिजनेस के साथ. लिख लें अपने पास, इसको ऐसे समझ आ जाती है कि ये कॉस्ट क्या है जी, इट रिलेट्स टू, ये आप इंशाल्लाह जब IAS 37 पढ़ेंगे ना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाकर, तो वहां पर आपको IAS 37 में रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन जब पढ़ाई जाती है तो उसमें यह बताया जाता है कि जो भी खर्चा ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट करता है वो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में भी नहीं जाता. रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन का मतलब क्या है, जो लोग, जो हम कल बात कर रहे हैं, जिनको हम फारिग करेंगे उनको पैसे देकर भेजेंगे ना, रिडंडेंसी कॉस्ट, वो रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट है, वो रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा है, उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं. लेकिन उस वक्त बताया जाएगा कि रीऑर्गेनाइज करना करंट बिजनेस को, ये रीस्ट्रक्चरिंग का एक्सपेंस भी नहीं है. जब होगा तब देखा जाएगा, उसके अपने रूल्स लगेंगे. ये तो बात उससे भी पीछे है. ये तो बात हो रही है इस एसेट की कि जो एसेट हम अज्यूम करें आज बिक जाए, तो जो बिक जाएगा उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये नहीं है. डिस्पोजल की वजह से ये कॉस्ट कहकर इसको नहीं ऐड करना, बल्कि वो तो रिलेट करती है ऑन गोइंग बिजनेस के साथ. तो इट रिलेट्स टू ऑन गोइंग बिजनेस. ये तो ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट करने वाली कॉस्ट है. ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैसे हो सकती है ऑफ एसेट, वो तो सिर्फ डिस्पोजल की वजह से पड़ने वाले खर्चे थे, जिनमें लीगल कॉस्ट थी, स्टैंप ड्यूटी, ट्रांसफर टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, कॉस्ट एनी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट जो सेलेबल कंडीशन में एसेट को लाए. क्या ये रीऑर्गेनाइजिंग की कॉस्ट इसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए इनकर हो रही, इसलिए ये इग्नोर करनी. एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 9%. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई थिंक इसको तो आपने लेफ्ट हैंड से किया होगा, मेरे ख्याल में 10 मिनट में हुआ होगा. ऐसा ही है, फटाफट करते हैं इसको. ठीक है, 7 मिनट में किया. अच्छा ठीक है, चलें. ले जी, हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है. क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी, पेज नंबर. अच्छा, ये जरा बुक्स के कुछ पेजेस पे कोई मसला आइडेंटिफाई कर रहे हैं बच्चे. कौन से पेजेस हैं जी? पेज 335 से लेकर 344 तक. ये कोई 8-9 पेजेस में कोई मसला बच्चे कह रहे हैं कि वहां पे गवर्नमेंट ग्रांट आ गया है कि पब्लिशर ने कुछ. मेरी तो किताब ठीक है. ये सबके साथ ये मसला है, पेजेस बीच में मिसिंग है. ठीक है, चले, ये पेजेस इंसर्ट हो जाते हैं ना बीच में. ओके, अच्छा जी, चलें इसको मैं इंशाल्लाह फिर सुन लें. मसला है जो भी जिस किसी किताब में नहीं है तो अच्छी बात है, जो होगा तो मेरे ख्याल में सब में ही होगा, क्योंकि मेरे नोट्स तो ठीक है, मतलब उसी से ही कोई गलती हुई है. सुने, अब इसका हल निकाल लेंगे, ये कॉपीज दे दूंगा मैं आपको. ठीक है, लेकिन फिलहाल जरा बता रहा हूं कि एक मसला है. सही, ऑनलाइन वालों को पता लग जाए ना, फिर इनको कॉपी दे दूंगा आप लोगों के लिए, पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा. वो हिस्सा जरा बैठ के देख तो लूँ मसला है क्या और कहाँ है और कितना है और कैसे सही होगा. ठीक है, अच्छा जी, तो हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है किस दिन खड़े होकर? 30 जून 2018 पर. ओके, तो यहाँ पे तो डेट ही लिख लेते हैं ना, बल्कि यूं लिख देते हैं, जरा फॉर्मेट बन जाएगा. डेट 30 जून 18 है. डिस्क्रिप्शन में हमने दो चीजें कंपेयर करनी है, वो लेंगे, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट. और यहाँ पर बात चल रही है हमारे पौधे की, प्लांट. अच्छा जी, अब 30 जून 2014 पर सवाल ने बताया बुक वैल्यू कितनी है? 612. एक गल दस दो फिर, ये है बुक वैल्यू. मैं दिखा ही दूं, अब वही मैंने कहा मैं देख ही लेता हूं जाके. 610 है, 30 जून 18 है. अच्छा,
तो वो आप लोगों ने ही बोला है जो मैंने लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट। उसके बाद अब अगला काम क्या करना है, 2 लाइनें छोड़ दें और अगला काम है रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करते हैं। और अगर तो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हुई तो मतलब ओवर स्टेटेड है, लोअर पे रखना है, राइट डाउन करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा ही हुई तो लोअर पे यानी बुक वैल्यू पे रखना है, वो पड़ा ही उसी पे, कुछ करने की जरूरत नहीं, राइट डाउन नहीं करना, लॉस बुक नहीं करना। ठीक है, तो वर्किंग वन में हमने लेना है जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू, हाँ 570 लिखेंगे माइनस 45 माइनस 10 बस। ठीक है, तो 570 माइनस 10 515। अच्छा, अब जो छोड़ा है उसको एंड पे डाल देंगे नोट के तौर पे कि हमने इग्नोर किया है रीऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट को। ठीक है, या इधर भी, अब इधर जगह नहीं बनती। दूसरी चीज क्या होती है जी, वैल्यू इन यूज। ठीक है, इनमें से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट, वो बाद में लिख लेते। ठीक है जी, अब चलो यहीं पे ही नोट डाल देते हैं। मैं तो कहता हूं नोट वन आई हैव इग्नोर्ड, आपने लिखना है आई हैव इग्नोर्ड रीऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट। ठीक है जी, बस इन कॉस्ट टू सेल। ठीक है ना, पूरा लिख लीजिएगा, इन डिस्पोजल कॉस्ट या इन कॉस्ट टू सेल, पूरा लिख लें आप। मेरी इधर जगह मुक गई, तो ऐसे लिख देता हूं, इन कॉस्ट टू सेल या वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू इन यूज के लिए मुझे कैश फ्लोज चाहिए। ठीक है, अब वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं जी, जिसमें मुझे कैश फ्लोज लेने हैं। तो कैश फ्लोज में क्या क्या चीज आनी है, इनफ्लोज, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, बस यही लिख लेंगे। ठीक है, तो इनफ्लोज कंटिन्यूइंग यूज वाले इनफ्लोज कितने हैं, ये 2018 की बात हो रही है। ठीक है, 18 में तो हम खड़े हैं जी, 2019 की बात हो रही है फिलहाल जी। 252, अच्छा सही से क्यों नहीं बोल रहे आप लोग, 250। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट में लिख लूं जरा, मेहरबानी ताड़ी जी, 25। मेंटेनेंस कॉस्ट 15। अच्छा, अब इधर देखिए एक दफा जरा यहां पे टोटल कर लें, 210, पता नहीं 290 भी आवाज आई है। मैं जा रहे हैं, सुता होना है यार उस्ताद जी। बेटा जी, उसी हालत में देखना है, मेंटेनेंस कॉस्ट उसी हालत में एसेट को रखने के लिए होती है, वरना उस हालत में भी नहीं रहेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इज एन ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, चलाने के लिए एसेट को उसको मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, तो मतलब अब्बा जी ने गड्डी ली है, तो ਜਦੋਂ ਲਈ है उस तो बाद कभी ऑयल नहीं बदली कराया तो मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो एक ही बार फिर काम से जाएगी। ठीक है, बाइक पे आते हो रोज, जब ली थी तब आप वो असली तेल जो उन्होंने डाला था, मैं असली रहने देना है जी, ओरिजिनल रहने देना है, चेंज नहीं कराना, जेन्युइन है, विच जेन्युइन बाइक है, तो जेन्युइन नहीं रहेगी फिर वो कुछ अरसे बाद। ठीक है, पूरा इंजन ही नया पड़ेगा, मेंटेन करना है इसको, इसी कैपेसिटी पे सही चले। मेंटेनेंस कॉस्ट इसलिए होती है कि जिस हाल पे चलने के लिए बनाया गया उस हाल पे सही चले, पूरी परफॉर्मेंस दे जी। 210 है। अच्छा, अब ये 210 जो है, ठीक है, ये क्या है, ठहर जाओ, ये नेट कैश फ्लोज हैं, तो इसको मैं यूं कर देता हूं @85%। इससे ये पता लग गया कि हमने इसको कम करना है। ठीक है, तो अब इधर देखेंगे 2020 और 2021, तो यहां पर आ गया और 179, ये 179 है। अच्छा जी, 179
152। लेकिन एक चीज जो हम भूल रहे हैं, हाँ वो क्या है, वो मैंने इसीलिए अलग कर लिया ना क्योंकि उसमें तो कोई रेट शीट नहीं लगना था। अगर मैं इससे ऊपर रख लेता ना तो फिर इस पे भी वो ग्रोथ रेट लग जाना था। पहली बात यह है कि वो इस 19 वाले साल में आना ही नहीं है, वो तो आना ही लाइफ के एंड पे है। तो नेट में 100 जो मिलना है लाइफ के एंड पर, ये भी ऐड कर दें इधर आकर, नेट डिस्पोजल प्रोसीड, सेल प्रोसीड्स एट एंड, कुछ भी लिख दें, रेजिडुअल वैल्यू भी लिख लें, काम चलेगा जी 100। और जनाब अब ये कैश फ्लोज हो गए फाइनल 210, 179, 252। और उसके बाद नीचे एक नोट डाल दें। अब मेरे पास तो जगह बची नहीं है, बहरहाल मैं लिखना शुरू करता हूं, बाकी आपको डिक्टेट कर देता हूं। तो नोट नंबर 2, आई हैव इग्नोर्ड, और लंबी लिस्ट है, जितने लिखे गए वो तो लिखवा दो ना। आई हैव इग्नोर्ड, पहले सबसे डेप्रिसिएशन आई है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, अपग्रेड कॉस्ट, एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम अपग्रेड कॉस्ट, और एक्रूवल ऑफ 18 इन कैश फ्लोज, इन कैश फ्लोज। ठीक है, आई हैव इग्नोर्ड, मैंने खुद इग्नोर किए भैया, शक मत करना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी और साथ वाले को तो समझ नहीं आई इसलिए उसने छोड़ा, तो उसको नंबर ना देना, मुझे दे देना। ऐसे ना कहना, बल्कि कहना उसको भी दे ही दो, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ना, मेरे नंबर ना काट लेना। ठीक है, हाँ जी। तो 210। अच्छा, अब ये कैश फ्लोज आ गए हमारे पास। अब चूंकि डिफरेंट कैश फ्लोज हैं तो फिर बफलो ब्राउन है, अलग अलग डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो किधर है जी रेट, ये एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 9%। तो 210 इंटू 1.09 रेज टू पावर 1 साल पीछे, प्लस 179 इंटू 1.09 रेज टू पावर 2 साल पीछे, प्लस 252 इंटू 1.09 रेज टू पावर 3 साल पीछे, 538। चलो जी कुछ भी कर लो, हायर क्या है 538, और यही हमारी क्या बन गई, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट फिलहाल तो बनी, वो फिर अलग बात है कि बुक वैल्यू ज्यादा है ये कम है, हमने लोअर पे रखना है तो हमें अपनी बुक वैल्यू को राइट डाउन करके इस फिगर पे लाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ गई, ये हमने हायर को सिलेक्ट किया। हर बार ऐसे लिखता हूं ताकि याद होता चला जाए। ठीक है, अब ये 538 है और बुक वैल्यू हमारी 610 है, हमने किस पे रखना है, लोअर पे, नहीं यूं बोला करो, किस पे रखना है हमने, लोअर पे। अब अगर तो ये 638 होता तो लोअर क्या था, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर तो पहले ही पड़ा है तो वहीं पे ही रखते, नो इम्पेयरमेंट लॉस, बुक वैल्यू ही बुक वैल्यू आती, कोई इम्पेयरमेंट लॉस ना होता। लेकिन मसला है लोअर पे रखना है और इस वक्त पड़ा है 610 पे, लोअर है 538, तो बुक वैल्यू हमारी 30 जून 18 पर रिवाइज हो गई। ठीक है जी, बल्कि मैं यूं लिखूं तो ज्यादा अच्छा है आज के बाद जी। आज के रिकवरेबल अमाउंट है और ये क्यों ले ली है, क्योंकि बुक वैल्यू हमने रिवाइज कर दी। तो रिकवरेबल अमाउंट पे एसेट को उठाकर ले आए और 72 का इंपॉर्टेंट लॉस आ गया, इंपॉर्टेंट लॉस। मार्कर अभी तक तो काम का नहीं आया, देखो बाद में कोई निकला है। अच्छा जी, ले जी। उसके बाद अगर आपने आगे सवाल को चलाना होगा तो अब ऑनवर्ड्स, पहले दिन ही बता दिया था कि ईयर एंड ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ, वो असूल वही चल रहा है। जैसे एस्टीमेट चेंज के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली और फिर बुक वैल्यू जो एस्टीमेट चेंज वाले दिन की थी उसको रिमेनिंग लाइफ एडेप्टेड किया था, पहला काम ये किया था। फिर दूसरा काम हमने पढ़ा रीवैल्यूएशन, उसमें भी ऐसे ही किया था। रीवैल्यूएशन के बाद जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई थी उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली थी और रीवैल्यूड अमाउंट को फिर रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट किया था। तीसरा काम हमने ये कर लिया, अगर एसेट इंपेयर हो, राइट डाउन हो जाए, रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाए तो बुक वैल्यू रिवाइज हो गई
अब ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करना है। ये तीसरी बार ऐसा काम कर रहे हैं। पहली बार एस्टीमेट चेंज में किया था, फिर रीवैल्यूएशन में किया था, और आज इंपेयरमेंट लॉस अगर आ जाए तो हो रहा है। तो हमने इंपेयरमेंट लॉस के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी होगी, वो बताई हुई है सवाल में 3। अगर करना होता तो अगले साल की डिडक्शन 538/3 करके करते, ठीक है। लेकिन चूंकि इससे आगे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए सवाल यहां पे खत्म है, ठीक है जी। चलें जी पीछे, आगे तो जा नहीं सकते। ये निकालें अभी, चलो ये फिर तुम ले लो, वापस ना मिक्स करना, साइड पे रखना अभी, ठीक है। लें जी, क्वेश्चन बैंक 4B हो गया, ओके कर दूं। अब ये एक अच्छा सवाल था, उसकी वजह, मेन वजह क्या है, एक्सट्रैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बस जरा थोड़ा ध्यान इस तरफ नहीं गया हमारा, थे ही बड़े सिंपल, ठीक है। डेप्रिसिएशन पहले की तरह से जाती है, और इंपेयरमेंट लॉस भी पीएनएल में आ जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर जो बुक वैल्यू आती है उसमें से एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी अब माइनस होता है एक्यूमुलेटेड डिडक्शन के साथ। बस तो सिंपल ही था। बहरहाल चलें, अब जरा स्पाइसी है क्योंकि इस सवाल के अंदर मिड ऑफ द ईयर इंपेयरमेंट है, ठीक है। ऐसी दिल में आया कि मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन वाला सवाल भी शायद मैं करा दूं। चलें देखते हैं, ये तो करें ना पहले। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं फाइनेंशियल पोजीशन के और प्रॉफिट और लॉस के, सैन एसोसिएट के, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, सिर्फ प्लांट की हद तक, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 16। ईयर एंड ही बड़ा अजीब है, चलो लिख लेते हैं। इसका मतलब 1 अक्टूबर 15 से शुरू हुआ होगा ये हमारा साल, और 30 सितंबर 16 पे खत्म हो रहा है। अच्छा, अगली बात, द असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ हुसैन एसोसिएट्स लिमिटेड has identified the following issue which she believes may indicate impairment of an asset. क्या जी? Hussain Associate Limited owns and operates an item of plant that costed होना चाहिए था 640 and had accumulated depreciation of as on 1 अक्टूबर 15, यानी हमारे साल के पहले दिन। कॉस्ट भी बता दी इसने और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी पहले दिन की बुक वैल्यू मिल गई। इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 12.5% ऑन कॉस्ट, ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन अच्छा 12.5 का मतलब पता है क्या है? रेजिडुअल वैल्यू तो सवाल में है नहीं, तो इसका मतलब सिंपल तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, 1/0.125 करूँ, असल लाइफ भी निकल आएगी। आपको कहीं जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आगे चलो। ऑन 1 अप्रैल 16, हमारे साल में ही है ये डेट आई थिंक, क्योंकि 1 अक्टूबर 15 ये अगला साल नहीं है। 1 अक्टूबर 15 को ये साल शुरू हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एन दरमियान में साल के 1 अप्रैल ये खड़ा है, ठीक है जी। तो इस दिन क्या हुआ है जी? कोई एक्सीडेंट हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। हादसा हो गया, हादसा आई थिंक एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू। अच्छा, खुद ही बता रहा है। प्लांट वॉज डैमेज्ड व्हेन, एक फैक्ट्री का व्हीकल जाके उसमें वजह है। प्लांट वॉज डैमेज्ड व्हेन अ फैक्ट्री व्हीकल कोलाइडेड इनटू इट। एक फोर्कलिफ्टर था या कोई ट्रक था और जाके वो प्लांट में लगा और प्लांट क्या हो गया? डैमेज। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स। ओ माय गॉड, ये तो रिपेयर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अब अगर इसकी कोई परफॉर्मेंस में कमी आ गई है तो हमें उसी के साथ ही जीना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द प्लांट बट इट स्टिल ऑपरेट्स, अलबत्ता एट अ रिड्यूस कैपेसिटी। चलेगा तो अभी भी लेकिन रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट एज a रिजल्ट ऑफ डैमेज रिमेनिंग लाइफ भी प्लांट की फ्रॉम डेट ऑफ डैमेज ये सिर्फ रह गई है कितनी? अब मसला क्या है? उसने चेंज भी लाइफ का किस दिन दे दिया? नाउ दिस इज नॉट एस्टीमेट चेंज बेटा,
कि आप इसको एस्टीमेट चेंज कहें। एस्टीमेट चेंज तो अंदाज़ा है, उसकी चेंज होती है, तो साल के एंड पे पता लग जाए तो साल के शुरू से ही वो नया एस्टीमेट अप्लाई करते हैं। ये कोई अंदाजे की तब्दीली नहीं है। भाईजान एक्सीडेंट होया है तो 31 मार्च तक वही पुरानी लाइफ चली आ रही थी। 1 अप्रैल को वो वजह सामने पड़ी हुई है जिस वजह की बुनियाद पर अब अगली लाइफ चेंज होने जा रही है। तो पहले 6 महीने पुरानी लाइफ जो ओरिजिनल थी और अगले 6 महीने नई वाली लाइफ होगी। एस्टीमेट चेंज विल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 16। ये बेतुकी बात नहीं है। एस्टीमेट अब लाइफ का 2 साल रह गया है, लेकिन वो किस दिन से 2 साल है, तो इसी दिन से अप्लाई कर सकते हैं ना। अब कैसे कह लें 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर पे ये था ही नहीं, ठीक है। हाँ, एस्टीमेट चेंज होता है कि हमारा अंदाजा बदल गया, बस वैसे ही। तो वह वैसे ही अंदाजा बदल गया तो पूरे साल के स्टार्ट से ही करें, फिर साल की डेप्शन नए अंदाजे के मुताबिक निकालें, क्योंकि डेप्शन तो आप निकाल ही साल के एंड पे रहे होते हैं। पर ये कोई एस्टीमेट चेंज तो नहीं है, अंदाजे की तब्दीली तो नहीं है। ये तो एक एक्सीडेंट हुआ है और फिर इंपेयरमेंट का इंडिकेशन था और इंपेयरमेंट हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो इंपेयरमेंट होगी तो फिर इंपेयरमेंट ना भी हो तो सिर्फ लाइफ ही बदलना काफ़ी है। बहरहाल इंपेयरमेंट होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी, सवाल है, ठीक। अच्छा, बेस्ड ऑन इट्स रिड्यूस्ड कैपेसिटी, यानी अब जिस हालत में ये आ गया है इस कैपेसिटी के हिसाब से एस्टीमेट, ये सवाल है, एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लांट इन यूज इज 1.5 लाख। ये तो उसने निकाल कर ही दे दिया यार, उल्टा वैल्यू इन यूज निकाल कर ही दे दी। वाह, चलो ये तो मौजें लग गई। इसका मतलब यहां पे फोकस किस पे है, एक्सट्रैक्ट्स पे, ठीक है। द प्लांट कॉस्ट कितनी थी इसकी, 640 थी, और एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी कितनी है, 400 है, ठीक है। अब ये 2 साल की लाइफ इधर आकर एस्टीमेट चेंज हो रहा है, यानी आपको पुरानी लाइफ अगर नहीं भी गिवन तो निकालनी मजबूरी होगी, शायद दे भी दे, 12.5% तो गिवन ही है। तो उस हिसाब से आपने इस एसेट को 6 महीने डेप्रीशिएट करना है, फिर यहाँ पे लाना है इम्पेयरमेंट के दिन, उस दिन की बुक वैल्यू, उस दिन खड़े होकर वैल्यू इन यूज ने दी, उस दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखेंगे, ठीक है। और उस दिन अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस आ गया तो फिर रिवाइज हो जाएगी बुक वैल्यू, और फिर उस रिवाइज्ड बुक वैल्यू को आपने आगे चलकर, अब यहां पर क्या था वैसे बाई द वे बता दो, 12% का मतलब क्या है, 12.5% का मतलब 1/0.125, जी क्या है जी, 8 साल ओरिजिनल लाइफ थी, ठीक है जी। और ये तो आपने निकाली, लेकिन ये जो 2 साल वाली लाइफ है ये तो अब इसने एक्सीडेंट के बाद इंजीनियर से देख के बताया होगा, ठीक है। अब ये 640 रुपए की कॉस्ट ही डेप्रिशिएट होते होते यहाँ पे आएगी। अगर इम्पेयरमेंट होगी तो फिर रिवाइज बुक वैल्यू होगी, और वो रिवाइज बुक वैल्यू अगले 6 महीने फिर 2 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट होगी। यूजफुल लाइफ कितनी बन जाएगी, 2 साल, ठीक है। चले, अच्छा ऊपर है सवाल। अच्छा आगे वो कहता है प्लांट हैज करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 20,000 विच विल बी नील इन 2 years टाइम। मतलब आज खड़े होके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे रहा है, ये मेरे ख्याल से, तो क्या ख्याल है, ये फेयर, आज इसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है। फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल भी अलग से नहीं दी हुई, तो ये मैं इसी को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कह देता हूँ, नहीं तो आ गई तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, बट हुसैन एसोसिएट लिमिटेड हैज बीन ऑफर्ड अ ट्रेड इन वैल्यू ऑफ 180 अगेंस्ट अ रिप्लेसमेंट मशीन। लेकिन एक बंदे ने कहा कि भाईजान आप एक्सचेंज कर लें तो हम आपकी ये मशीन कितने में रख लेंगे। अब ऑप्शन अगर 2 हो तो हम तो बेटर ऑप्शन की तरफ जाते हैं, पर यहां मसला क्या है, यहाँ बट हुसैन एसोसिएट विच हैज अ कॉस्ट ऑफ 1 million, नई रिप्लेसमेंट मशीन की कॉस्ट 1 million है, और वो कह रहे हैं आप वो नई ले लें और हम आपकी पुरानी वाली मशीन जो इस वक्त आपकी 20,000 की बिक रही है, हम इसको 1,80,000 में रख लेंगे। अब वैसे तो देखा जाए तो ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तो तब है ना, पहली बात तो ये कि वो ये करना ही नहीं चाह रहे। दूसरी बात ये है कि हम तो इस एसेट की इंपेयरमेंट कर रहे हैं, तो हमें तो फिर दूसरे एसेट से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कहता है वेयर देयर वुड बी डिस्पोजल कॉस्ट फॉर रिप्लेस प्लांट, हुसैन एसोसिएट इज रिलक्टेंट टू रिप्लेस द प्लांट, क्योंकि वो वैसे ही कह रहे हैं कि डिमांड इतनी रहनी को नहीं है, गुजारा करो बस, फिर नया ही लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी वाला, ये वो कह रहे हैं। लेकिन इतनी लंबी कहानी की जरूरत ही कोई नहीं थी। कहते ट्रेड इन वैल्यू सिर्फ उस सूरत में अवेलेबल है
अगर प्लांट रिप्लेस किया जाए, तो ये पूरी लाइन जो है ये मेरे हिसाब से तो किसी काम की नहीं थी, ठीक है जी। और ये जो देयर विल बी दैट विल बी नील इन 2 years टाइम का मतलब वैल्यू इन यूज बार उसने सही निकाली हुई है, हमने उसमें कुछ एड लेस नहीं करना, वरना ये सोचना पड़ता कि ये सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ लाइफ इसमें शामिल है या पीयूसी कैलकुलेशन में। तो ये तो सवाल यार बहुत सिंपल निकला। चलो खैर, अब क्या हो सकता है, सिंपल सवाल भी तो करने ही होते हैं, ठीक है। तो हमने असल में बनाने हैं एक्सट्रैक्ट्स। असल खूबसूरती ये थी इस सवाल की, इसमें हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर, लोग अगान जाने लसी पिशान जा रहे हैं जी। हुसैन एसोसिएट्स, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एक्सट्रैक्ट्स, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है ना फिर। वैसे तो फाइनल अकाउंट सब आ गया है, तो ये इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट उसमें पड़ेगी, और बस आपने इसी तरह से फाइनल अकाउंट्स इतना एंजॉय करता है बंदा जब ये टॉपिक्स पढ़ के जाता है। फाइनल अकाउंट का होना बड़ी नेमत है, नहीं था, शुक्र है आ गया है। यकीन करें सबसे ज्यादा अच्छा टॉपिक यही लगता है, बस ट्रायल की थोड़ी सी समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना सबसे अच्छा टॉपिक यही होगा इंशाल्लाह। जैसे आपको पीपीई के नोट्स नहीं अच्छा लगता कि ये 70-80% तो मार्क्स ले ही लेंगे इसमें से, अगर ये पर्चे में आ गया तो, और ले भी लेते हैं बच्चे। मैंने कल वो टेस्ट की डिस्कशन दी थी सच्ची, कितने बच्चों ने ले ली है वो? वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। क्यों नहीं ली जी बाकियों ने वो डिस्कशन? हैं, वीकेंड पे लेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूं, 1 मिनट के लिए जरा मैं पॉज कर गया उस चीज को जो पढ़ रहे थे, एकदम ही मैंने पलटा खाया और मैं आया ये बेसिकली वो सवाल था जो मैं डिस्कस कर रहा था उस रिकॉर्डिंग में। ये पास पेपर है ना ओरिजिनल, पिछली अटेम्प्ट के एंड पे ये पेपर सामने जैसे आपके दफा पिछले दफा जो आया हुआ वो आपके अटेम्प्ट में ऐसे ही सामने होगा पर्चा, उसको हम एक एक सवाल सॉल्व करते हैं रिवीजन करते हुए, ठीक है ना। तो ये सवाल जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उसके बाद साथ ही मैंने बच्चों को ये भी बताना था कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये पीपीई का नोट है। अब एक अच्छा सवाल था, इतना आसान तो नहीं था सवाल, अच्छा सवाल था, इसको आसान सवाल तो नहीं कह सकते। क्या आसान था? चलो, तो मुश्किल कौन सा लगा अभी तक पीपीई का नोट आपको? कौन सा वाला मुश्किल है? पहले 2-3 की बात छोड़ दो ना, तो सीखने का जमाना था। अभी कौन सा मुश्किल लगता है? 70-80% आराम से हो जाता है। अब इसी को अगर आप देखें, एग्जामिनर कमेंट्स इसके बाद आएंगे, एग्जामिनर कमेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है इस पर्चे के अंदर। ओवरऑल 30% थी, अच्छी हुई थी ये इस अटेम्प्ट से पीछे 30 से नीचे होती, तो इस दफा और अच्छी हुई है, बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं। आप लोगों ने ये जज्बा होना चाहिए आप लोगों में, अगर 30s की लाइन में आई थी तो हम ओवरऑल पाकिस्तान की परसेंटेज इंप्रूव करने में हम सपोर्ट करेंगे। कैसे? हम सारे पास हो जाएंगे तो शायद वो 40 से भी ऊपर चली जाए, हैं जी, करेंगे ना कोशिश इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये देखें, इस पूरे पर्चे के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स 6 में आए हैं। 6 पता नहीं केड़ा है, ठहरो, 6 पता नहीं केड़ा, लेट मी सी, मेरे ख्याल में करेक्शन ऑफ एरर होना है, मुझे लग रहा है। ईपीएस तो फिर 6 है, तो फिर जाने दो ना 6 पे। 6 तो एमसीक्यूज हैं। 7 ईपीएस था, वो तो चला गया, ठीक है। बहरहाल 46% बच्चे इसमें से पास हुए थे। ये अब IAS 16 का जो नोट है, ठीक है। तो इसी तरह का इंशाल्लाह सवाल फाइनल अकाउंट्स का होगा, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। बट जरूरत किस चीज की है? जैसे हम करते आ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, वो टॉपिक भी तैयार हो रहा है, फाइनल अकाउंट साथ के साथ। तो फाइनल अकाउंट पे जब हम उस वक्त जाके 7-8 सवाल करेंगे मिलजुल कर, कहीं 7-8 दिन में खत्म करेंगे, तो दरअसल उस पर 7-8 दिन नहीं लगे होते, उस पर तो कोई 50-60 दिन लगे होते हैं फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। डायरेक्ट पहले दिन वो सवाल कभी भी नहीं हो सकता। बातें कहां से कहां निकल गई, बताना चाह रहा था आपको, फजाइल सुना रहा था। एक्सट्रैक्ट्स ध्यान से बनाने, ठीक है, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, 30 सितंबर। अच्छा देखो, एक बार आखिरी बार फिर देख लो, 30 सितंबर 2016 ऐसे पर्चे में पूरा लिखना है आपने, पूरा सितंबर, पूरा 2016। अब मैं जैसे मर्जी लिखा करूं, मेरा पर्चा पास है। 2-3 लाइनें छोड़ दें, उसके बाद
हुसैन, ऊपर सिंगल एस था, इधर डबल हो गया, कोई बात नहीं, हुसैन एसोसिएट्स, जो सवाल में हो वही लिख लेना। फिर स्टेटमेंट ऑफ, उसने बैलेंस शीट का लफ्ज लिखा है, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये नाम दूसरा भी यूज हो सकता है प्रैक्टिकली, ठीक है। IS 1 पहले था जिसको अब रिप्लेस कर दिया IFRS 18 ने लेकिन अभी ICAP ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो खैर फर्क कोई नहीं पड़ता, फॉर्मेट ही है ना। मैं फॉर्मेट शायद वही बनवा दूं जो फाइनल अकाउंट में जाएंगे, ताकि जब कभी जिंदगी में वो अडॉप्ट हो तो आप पहले से अडॉप्टेड हो। एनीवेज फर्क नहीं है, P&L बैलेंस शीट वैसा ही है, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। इसमें IS 1 भी कहता था और यहाँ पे IFRS 18 ने भी यही कहा है कि जी आप इसकी जगह बैलेंस शीट भी यूज कर लें तो हमें कोई मसला नहीं। पुराना नाम था ना बैलेंस शीट, ये नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ। लेकिन कोई नहीं, हमने तो हमारे लिए क्या इसके लिए गाइडेंस है, रिक्वायरमेंट में जो लफ्ज लिखा हो वो हम भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। एज ऑन 30 सितंबर 2000, ठीक है जी। अब एक ही साल है या कंपैरेटिव भी है? मजा आए कंपैरेटिव भी हो भाई, सही मजा आता है। फिर खैर कोई बात नहीं, जब एक साल बन गया तो दो भी बन सकते हैं। तो 2016 के लिए P&L का एक्सट्रैक्ट और 2016 के लिए बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ये तो है हमारी रिक्वायरमेंट। तो ये 8-10 लाइनों की गेम है बस, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो वर्किंग 1 इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, लेकिन मैं तो कहता हूं वो जो हमारी वर्किंग की तरतीब है वही हमें जो है वो इंशाल्लाह पार लगा देगी, क्योंकि इसमें सवाल चलना है यकम अक्टूबर 15 से, बीच में डेप्यूटेड भी होना है और बीच में फिर इम्पेयर भी होना है अगर है तो, और फिर दोबारा डेप्यूटेड भी होना है। तो हमारी वर्किंग जो है वो उसी फॉर्मेट में हम पढ़े हुए थे, तो आप मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस पहले दिन से उसी वर्किंग में डाल देता हूं जो मुश्किल तरीन सिनेरियो में भी चल जाए। आसान में आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस मांगे तो बुक वैल्यू के आगे रिकवरेबल अमाउंट लिख लें और उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस है या नहीं है निकाल लें, कोई मसला नहीं, पर तरतीब वही रख ली जो हर जगह चल जाए, ठीक है। अब तो यहां पहली बार नहीं ना करना पड़ेगा। वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन और पौधा। मॉडल कौन सा है? कॉस्ट मॉडल है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कल रीवैल्यूएशन मॉडल में भी इंपेयरमेंट सिखा दी थी ना, वो तो उल्टा आसान हो गया था काम। जी, तो प्लांट आ जाएगा। अब यकम अक्टूबर 2015 पर बुक वैल्यू ही लिख लेते हैं। वो कैसे निकलेगी जी? 640 माइनस 240, क्योंकि कहीं पे सवाल में ये गिवन नहीं थी तो ये हमने कर दिया, पिछले सवाल में गिवन थी तो लिख दी। जो फिगर आपने निकाली है उसके बारे में बता देना होता है, ठीक है। अब हमने इसको किस दिन एक्सीडेंट के बाद, किस दिन एक्सीडेंट, यकम अप्रैल को हुआ है तो 31 मार्च लिखें या यकम अप्रैल लिखें, बात एक ही है, ठीक है। इस दिन तक पहले डेप्रीशिएट कर लें। अब सवाल पैदा होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जी बेटा, हाँ 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 हाँ, क्या 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 गलती होगी, गलती तबीयत खराब है ना, थोड़ी सी गलती हो जाती है जी। अच्छा बच्चों, डेप्रीसिएशन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो अभी कोई जरूरत है कि मैं लाइफ निकालूं? वो रेट गिवन है, बस उसी को ही पकड़ लो। तो 640 इंटू 12.5%, लेकिन 6/12 नहीं बेटा, रिमेनिंग वाली गल बाद से, अभी पहले 6 महीनों की डेप्शन चल रही है, ठीक है। कितना आ गया आंसर? 40। ले जी, 40 रुपीज की डेप्रीसिएशन चार्ज हुई और 200 पे हमारा पौधा आ गया। अब ये 1 अप्रैल 16 है और इस दिन हादसा हुआ है और अब इसकी कैपेसिटी परफॉर्मेंस कम हो गई है, फिर वैल्यू गिर गई है, रिपेयर हो नहीं सकता है, सो मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो खैर हम इधर एक लाइन छोड़कर रिवाइज बुक वैल्यू हो सकता है हो जाए, वो देख लेंगे, ठीक है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद भी 2 लाइनें खाली छोड़िएगा, क्योंकि फिर आखिरी 6 महीने भी इसने डेप्रीशिएट होना है अभी, ठीक है। तो अब मुझे वर्किंग 2 चाहिए, जिसमें मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज निकालूंगा, ठीक है। निकालूंगा
तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी सवाल में गिवन है, कितनी 20, और वैल्यू इन यूज भी सवाल में गिवन है। ये सिर्फ 20 है, हद हो गई यार। तो चलो हमने तो 150 को ले लिया, जितना मैक्सिमम हम फायदा यहां पर ले सकते हैं वो हमने शो किया कि मैक्सिमम भी ये हमें इतना फायदा दे सकता है। और किताबों में 200 पे पड़ा है, हमने लोअर पे रखना है ना, तो ये अभी बुक वैल्यू पर पड़ा है, तो इसको राइट डाउन करके 150 पे लाना पड़ेगा। तो एक लाइन छोड़ी, खाली थी पहले ही, बल्कि अभी हमने तो छोड़ी, ठीक है। और उसके बाद 1 अप्रैल 16 को हमने कहा बुक वैल्यू यू हैव बीन चेंज टू रिकवरेबल अमाउंट, यू हैव बीन रिवाइज्ड। एसेट को उठाकर किस पर ले आए, रिकवरेबल अमाउंट पे, बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट पे आए। और अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती तो बुक वैल्यू पर ही रहने देते, बुक वैल्यू ही बुक वैल्यू, ये काम हो रहा था ना। ये बुक वैल्यू से बुक वैल्यू, नो इम्पेयरमेंट लॉस। बुक वैल्यू से राइट डाउन, क्योंकि राइट अप तो होता नहीं है, बुक वैल्यू से राइट डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे आए तो इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो 150 आ गया और 50 का इम्पेयरमेंट लॉस। एक्सट्रैक्ट्स ना ज्यादा आसान होते हैं, इसी वर्किंग से ही सारी फिगर्स उठनी है, खड़क 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 करके पहुंच जानी है। मुश्किल तो एंट्रीज होती हैं, मुश्किल तो नोट्स होते हैं। एक्सट्रैक्ट्स वेरी आसान, वेरी 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 आसान। पुडिंग है, हलवा है। क्यों? एक्सपेंस की फिगर कौन सी नजर आ रही है, ये भी है, ये भी, अभी एक और एक्सपेंस आ जाएगा, ले जाएंगे पीएनएल में। और बैलेंस शीट में क्या जाता है, एंड वाली फिगर उठा के उधर, कोई जरूरत नहीं है कॉस्ट इतनी थी, प्रोडक्शन इतनी थी, ये था वो था, जो भी था इस वक्त क्लोजिंग, तो वो बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी एक्सट्रैक्ट तो उल्टा आसान है, ठीक है। टर्म टेस्ट में एक एक्सट्रैक्ट वाला सवाल भी डालूंगा। और बताओ, क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत दूर हैं, वो तो आप मेरे वॉल्यूम 2 के अंदर जाके हम करेंगे, वैसे इतनी भी दूर नहीं है। यानी वॉल्यूम 2 के अंदर जो टॉपिक्स है ना, वो कौन कौन से हैं, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो है सिंगल एंट्री, वो है एनपीओ, और वो है फाइनल अकाउंट्स। बाकी IAS 8 तो मैं इसी का ही हिस्सा समझता हूं, जो चल रहा है काम। तो IAS 8 जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये चारों वाइड ओपन है, लेकिन चारों में से फ्रेमवर्क भी है, अब वो ना कहना गिनती में लिखा हुआ है, वो आखिरी दिन, बस आखिरी दिन मतलब रिवीजन से पहले का जो आखिरी दिन होता है उसे एक क्लास के अंदर पढ़ा दिया जाता है, इतना ही है वो, ठीक है। तो बहरहाल मैं 4 मेन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। तो एनपीओ नहीं कराऊंगा मैं इसके फौरन बाद, IAS 8 के बाद, ठीक है। अब सिंगल एंट्री या फाइनल अकाउंट्स, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, मे भी मैं फाइनल अकाउंट चूज करूं, तो वो इतना दूर भी नहीं है। लेकिन जब तक नहीं है तब तक एक्सट्रैक्ट्स पे हाथ साफ करूंगा मैं, जितने टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, जो जो टेस्ट आएंगे इंशाल्लाह। टर्म टेस्ट लीक हो गया जी, एक्सट्रैक्ट्स का सवाल आएगा एक, ठीक है जी। दो भी आ सकते हैं, ये वाला या इस जैसा, ठीक है। और बताओ, एक्सट्रैक्ट्स तो एक जैसे ही होते हैं ना। आगे भी इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन वाला एसेट आ जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी, बोरिंग कॉस्ट वाला सवाल डाल देंगे। एक्सट्रैक्ट्स तो जी 30-9 नहीं लिखते होते पहले, वरना गड़बड़ आप कर देते हैं। डेप्रीसिएशन हमने करनी है, अब हमने करनी है 150 की, और उसको डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, निकालनी पड़ेगी। जिंदगी आसान थी, इसीलिए शुक्र है हमें वो 8 साल से फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ उसने खुद बताई है। इस दिन किस दिन जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस आया है, उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 2 साल। लेकिन बच्चों, हाँ, ये 2 साल से डिवाइड करने पर एनुअल डेप्रीसिएशन आई, तो 6/12 भी करना मत भूलिए। 38 राउंडिंग तो सही, हाथ सीधा है। वैसे शुरू वाले दिन याद करो ना। तुम्हारा दोस्त कहां गया है, पूछो ना, पता करो, साथ बैठते उसके। कितना लंबा घर गया होगा, 1 हफ्ते के लिए घर चला गया। किसकी शादी? हम लोग तो अपनी शादी पे इतनी छुट्टियां नहीं करते अगर सेशन चल रहा होगा। जी 30/9/2000। नान साहब तो अपने वलीमे आज दिन पढ़ाना आ रहे सन, बड़ी मुश्किल फिर हो गया इसमें। तुम लोग हफ्ता छुट्टी किसी की शादी में कर लेते हो जी। अच्छा जी, सुने 30 सितंबर 19 पर ये बुक वैल्यू है। अब देखें, ये वर्किंग आपके सामने है,
डायरेक्ट आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो पीएनएल के अंदर क्या जाता है, इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो हमारे इस वर्किंग में देखें तो ये एक डेप्रिसिएशन है, ये भी डेप्रिसिएशन है और ये इम्पेयरमेंट, ये तीन एक्सपेंसेस हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40 प्लस 38, रेफर कर दें वर्किंग वन, 78 का एक्सपेंस आ गया। फिर इम्पेयरमेंट लॉस, ये भी वर्किंग वन का रेफरेंस दे दें 50। और बैलेंस शीट इज वेरी वेरी आसान। तो क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्ट जरा नहीं बनाया था ना, तो जो आया सवाल फिर मैंने सोने सोने करके बनाया, एक्सट्रैक्ट सारा कुछ लिखा। तो नॉन करंट एसेट्स में पौधा, पीपीई भी लिख सकते हैं, प्लांट भी लिख सकते हैं। अगेन वर्किंग वन, एक अनार 100 बीमार, 112 क्लोजिंग, दैट्स इट। अब आप रख लें, अक्यूमुलेशन भी लिखें, कॉस्ट भी लिखें, डबल एंट्रियां करें, सब कुछ करें, नतीजे पे यहीं पे पहुंचना है आपने। नतीजा यही है, जिंदगी आसान है, ठीक है। ये तो तुमने सवाल हो गया था, तो फिर मुझे क्यों नहीं कहा कि क्यों करवा रहे हो, रहने दो। चलें जी, अब नया काम शुरू करते हैं। असल में वो मैंने कहा एक्सट्रैक्ट का सवाल है, जरा कर लें, इसलिए करवाया है। और पहला जरा वैसे ही बस मैंने कहा चलो कर लेते हैं, अच्छा सवाल था वो भी, बड़ा डिटेल्ड। चलो आप क्वेश्चन बैंक में आए हुए हैं तो वापस क्या जाना। अच्छा, इसमें एक चीज लिखी है, बाय एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेशन, वो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। इसमें भी ना दो मेथड्स हैं, बड़ा आसान सी बात है, फिर एंड पे कर लेंगे। मैंने कहा कंफ्यूज ना हो खाम में। आप जैसे रीवैल्यूएशन के दिन दो एंट्रीज नहीं करते थे, पहले अक्यूमुलेटेड एसेट को ट्रांसफर कर दिया एसेट में, फिर एसेट के अंदर सरप्लस या लॉस को बुक कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही इंपेयरमेंट में भी ये ऑप्शन है, आई के अपनी किताब में दिया हुआ है, दुनिया में इस्तेमाल हो ना हो उन्होंने दिया हुआ है। क्या कि जितनी अक्यूमुलेशन इंपेयरमेंट के दिन अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गया है तो जितनी अक्यूमुलेशन पड़ी हुई है उसको डेबिट करके एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, फिर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री भी इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट करके एसेट में ही क्रेडिट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अभी आपने ये नहीं सोचना, मैंने बोला भूल जाए कि मैंने ऐसा कुछ बोला, सब कुछ कर लेंगे ना एंड पे, फिर मैं वो अल्टरनेटिव ऑप्शन बता दूंगा। करना तो आपने यही है जो आपको समझाया हुआ है, ठीक है, सही है ना। तो जब यही करना है तो फिलहाल यही चलने दें, छुपा दिया मैंने इसको, वो देखो लिखा वही हुआ, एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिलहाल इसको साइड पे कर दो। जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस की 31 दिसंबर 22 पे, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है भाई। बोर्ड आप मिटा दें, आप ये सवाल कर दें मुझे जल्दी से। मतलब जहां तक मैंने सामने रखा वहीं तक ही करेंगे ना, 31 दिसंबर 22 तक ही करेंगे ना, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, हाईवे आप। जुबान दी उल्टबाजी लग जानी है ना, सीधा सीधा बोलिए। वाई आई एम स्टैंडिंग, वो रिवर्सल है क्या है ऐसी रिवर्सल। कल आपने कहना ये था ये 36, मैं कहूंगा हाँ असली तो स्टैंडर्ड बाद में आ रहा है 38। बेटा नई चीज होती है ना तो जाहिर है उसको सीखने में टाइम लगता है, बट आप लोगों को मैं इसीलिए, ये इनफैक्ट 2 दिन का काम है, टोटल 2 दिन का काम है IAS 36 कराना, लेकिन हम 5 दिन क्यों लगा रहे हैं, साथ साथ ही तैयारी हो रही है। 2 नहीं चलो 3 दिन कर लो मैक्सिमम। IAS 23 भी रो रहा है, आवाजें आ रही होंगी आपको, मनु पूरा कर लो, मेरी जान छुड़ा दो। क्या हुआ हजरत, AC को यार 26 पे कर दो, वैसे तो मुझे गर्मी लग रही है लेकिन चलो हो गया होगा अब तक। तो ये 2 स्टेप्स में पहुंचना था यहां पे। क्वेश्चन बैंक 5 पेज नंबर 354। अब
एंट्री है रिक्वायरमेंट, तो मेरी वर्किंग वन नहीं, फिर ये जब बेशक पहले 2 लाइनें छोड़ देंगे ना, 2 नहीं 4 लाइनें छोड़ दें, 4 लाइनें छोड़ के सिर्फ इम्पेयरमेंट की एंट्री करनी और फिर रिवर्सल की, यानी आप 4 चलो नहीं आप 6 लाइनें छोड़ दें, आप डेट अलग लाइन में लिखते हैं अगर, तो वैसे आपको जरूरत नहीं होती, तो मेरे मसले हैं बोर्ड मैनेज करने के लिए, तो डेट लिखी सामने एंट्री लिखी, ओके। तो आप 5-6 लाइनें छोड़ दें, और जिसने नहीं छोड़ी परेशान ना हो, कोई बात नहीं, वो वर्किंग के बाद एंट्री कर ले। तो वर्किंग वन है डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड का कोई नाम शाम है, प्लांट है, चलो नाम ही होता है एसिड भी, अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा है, ये भी तो नाम ही है। अच्छा जी, अब मुझे पढ़ा दो सवाल। यकम जनवरी 21 पे इन्होंने परचेजा है एक एसिड 100 का, जिसको डेप्रीशिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर 10 इयर्स, और जेएल यूज करता है कॉस्ट मॉडल। अभी अगले सवाल में रिवैल्यूएशन भी आ रहा है। तो जब इम्पेयरमेंट आती है तो रिवर्सल कुछ भी नहीं है, बस उल्टी कर देनी है, मतलब जर्नल एंट्री उल्टी कर देनी है, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेट ये तो बहुत आसान है, लेकिन रिवर्सल के अंदर बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एनीवेज फिलहाल तो इम्पेयरमेंट कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 22 पे जाके कुछ हो रहा है, तो एंट्रीज करनी है हमने सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस की 31 दिसंबर 22 पे। तो मुझे क्या सारी वर्किंग की जरूरत है? मेरा दिल कर रहा है मैं कॉस्ट भी ना लिखूं डायरेक्ट, चलो कॉस्ट लिख लेता हूं। किस दिन खरीदा था? 2000। कॉस्ट कितनी है? 100। उसके बाद 31 दिसंबर 21 की बजाय ब्रेक आकर लगाओ 22 पर, क्योंकि मुझसे उसने 21-22 की कोई एंट्रीज नहीं मांगी। अब 100 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 1 साल की डेप्शन आ गई, इनटू 2 कर देंगे तो एंट्री की जगह राइट साइड पे ही बना लेता हूं मैं जी। कितना? ये कितना था? 100 और ये 20 निकल गया, तो बुक वैल्यू आ गई 80। अब जनाब उसने कहा टेंशन मत लो, तुमने रिकवरेबल अमाउंट तो निकालना सीख ली है, क्योंकि 2 दिन से यही तो सीख रहे थे, इसीलिए तो मैंने पहले उसकी पिटाई की। तो आप लोगों ने रिकवरेबल निकालना सीख लिया, इसलिए अब वो मैं दे दूंगा आपको, आपने नई चीज सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। 31 दिसंबर पे देयर आर इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड एट 64। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 60। अब आपने रिकवरेबल अमाउंट को देखा, उसने आपको देखा, आपने बुक वैल्यू को देखा, उसने आपको गुस्से से देखा, क्योंकि लोअर पे रखना है और इसकी शामत आ गई है, ठीक है। तो हमें इसको उठाकर लाना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट पे, यानी एक लाइन छोड़कर इधर देखो, अगर तो ये 80 से ऊपर होती तो फिर बुक वैल्यू ही रहती, लेकिन अब क्या हो जाना है इसने? रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। ये रिवाइज हो गई है जी हमारी बुक वैल्यू। यहां तक तो काम हमने किया हुआ है। असल में ना रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट सिखा रहा हूं ना, तो पहले इम्पेयरमेंट होगी तभी तो उसका रिवर्सल होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है? वो रीवैल्यूएशन मॉडल था जिसमें पहले गेन फिर लॉस फिर गेन सब चलता है। यहां पर मैंने आपको कहा था एसिड के अंदर सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस आ सकता। इम्पेयरमेंट लॉस या तो इज या नॉट इज, या तो है या नहीं है। इम्पेयरमेंट गेन का कोई तस्वुर नहीं, इम्पेयरमेंट गेन की बात भी नहीं हो रही है, ये तो रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस की बात हो रही है। हम गेन नहीं बुक कर सकते फ्यूचर का। हाँ, कोई लॉस बुक किया हो तो उसको रिवर्स करने की हद तक हम जा सकते हैं। प्रीवियसली लॉस बुक किया था, अंदाजे की वजह से वो चीजें बेहतर हो गई तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। गेन तो नहीं बुक कर रहे, इसलिए पहले इंपेयरमेंट लॉस होगा तो फिर रिवर्सल की बात आ सकती है ना, इसलिए पहले वही काम कर रहे हैं जो करते आ रहे थे। तो 31 दिसंबर पर रिवाइज बुक वैल्यू क्या हो गई? और आपको 16 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस आ गया, ठीक है जी। 64 और 16
अब यहां तक तो पुरानी कहानी थी। तो बहरहाल उसने इसकी भी एंट्री हमसे मांगी हुई है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। वो जो मैं आपको कह नहीं रहा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ इतना सा है कि यहां पर उसने हमें उन्हें कह दिया ना कि एलिमिनेट कर दो, एक्यूमुलेट ऑप्शन को एलिमिनेट करके एंट्री करो। तो बस एंट्री इस तरह से होगी कि ये 20 बस 20 ये नील हो जाएगा, यानी कि डेबिट करके एसिड क्रेडिट करेंगे। फिर इस एंट्री को भी क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एसिड क्रेडिट। तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा अभी, लेकिन पढ़ा भी रहा हूं, है ना। लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हमने ये करना नहीं है, बस एंड पे पढ़ लेंगे कि ये भी एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है। एक ऑप्शन है बहरहाल इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट 16 से, ठीक है जी। अच्छा, ये एंट्री उसने एक आपसे मांगी है। अच्छा, अब उसके बाद आगे बात बढ़ी। अब अगला काम पहले ही सिखाया हुआ है कि अगर एक बार एसेट इंपेयर हो जाए तो फिर ऑनवर्ड्स उसकी रिवाइज बुक वैल्यू होती है और रिमेनिंग लाइफ होती है। नीनो वाली है। अच्छा जी, चाहते बैठो। और जी उसके बाद 31 दिसंबर 24 पे कुछ हुआ है। देखो ये मैंने पहले भी आपको सिखाया था, ऐसे ही है ना कि जब कुछ हो रहा है तो उस दिन तक पहले पहुंच तो जाएं, फिर देखते हैं क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में तो फिर मुझसे जर्नल एंट्रीज हर साल की अलग नहीं मांगी हुई, तो मैं फिर जंप मार जाता हूं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन करेंगे हम। इधर देखें जी, 64 डिवाइडेड बाय अब रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है? तो 2 साल गुजर चुके थे, 10 साल ओरिजिनल लाइफ थी, तो रिमेनिंग 8 थे उस दिन। क्योंकि यहां डेट लिखी तो पता नहीं क्या कर दोगे फिर, तो डिवाइड बाय 8। लेकिन मैं कह रहा हूं ये 31 दिसंबर 23 की बजाय 1 साल डेट से निकालने की बजाय 2 साल की निकालो और जंप लगा के आ जाओ 31 दिसंबर। इससे मसला तो नहीं हो रहा ना, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं काम। एंट्री अगर मांगी होती मेरे से हर साल की तो फिर मैं डेप्शन निकाल लेता इस साल की भी, ठीक है। तो इनटू ट्यू 16 तो 16 माइनस हुआ तो अब ये 48 क्या आ गया जी? इसकी बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2024। ब्रेक का टाइम हैज कम। बहरहाल अब 31 दिसंबर 24 पे क्या हुआ? 31 दिसंबर 24 पर ना जी इंडिकेशन है। अच्छा वो ना स्टैंडर्ड ये कहता है कि जैसे कोई इंडिकेशंस आई थी कि हालात माड़े हो गए हैं, ऐसे ही वही इंडिकेटर्स इंप्रूव भी तो हो सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी लग रहा था हो रही है पर नहीं हुई, या कॉस्ट टू सेल बढ़ गई थी और OLX आ गया, कॉस्ट टू सेल कम होगी, कुछ भी ऐसा हुआ। ऐसी इंडिकेशन जो पहले बुराई की तरफ ले गई थी, मामलात गड़बड़ हो गई थी, वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आप रिवर्सल भी कर सकते हैं। तो वो कह रहा है इंडिकेशंस आ गई हैं ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट और रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 70। अब इसको उठाकर ले जाते हैं 70 पे और रिवर्सल ऑफ लॉस बुक कर लेते हैं। फिर मैं वापस गया, एक जुमला लिखा था जो उस दिन गलती से आज उसकी जरूरत पड़ गई है, सही आज जरूरत थी उसकी, मैं उसको उठा के ले आऊं। कहां लिखा था ये नहीं याद आ रहा। ये कॉस्ट मॉडल में एसिड को कभी भी इंक्रीज नहीं करना, ये असल में रिवर्सल के लिए बताने लगा था। फिर मैंने कहा इट विल बी टू अर्ली, तो मैं फिर गोलमोल कर गया था बात को। मैंने कहा था लेट द टाइम कम, तो अल्लाह ने वो वक्त भी दिखा दिया। अब हम यहां पहुंच गए हैं। तो अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो एसिड को कभी भी आप, क्योंकि कॉस्ट मॉडल जो कॉस्ट है, कॉस्ट मॉडल का मतलब ही क्या है? एसिड अपनी ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन वगैरह पे पड़ा होता है और इंपेयरमेंट पे पड़ा होता है। तो कॉस्ट मॉडल अगर आप यूज कर रहे हैं तो एसिड को नहीं बढ़ा सकते अबव इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब, और वो किस दिन की होगी? वो किस दिन की होगी? अब ये हमारा एसिड चल रहा था जो, ठीक है, तो हमारे इस एसिड की अगर बात करें तो गायब हो गया सब कुछ। ये एसिड हमने खरीदा था 1 जनवरी 2000 कब 21 पर। फिर ये जनाब
21 गुजरा, 22 गुजरा, और यहां पर 23 भी गुजरा, 24 भी गुजरा। इस वक्त हम पहुंचे हुए 31 दिसंबर। अब 1 मिनट के लिए मैं यहां पर क्या अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम करें अज्यूम, जैसे मर्जी पढ़ लें। अज्यूम करें कि एसिड कभी इंपेयर हुआ ही नहीं था। एग्जैक्ट टाइम जरा मुझे बताएं। अज्यूम करें कि एसिड कभी इंपेयर हुआ ही नहीं था। अगर ये अज्यूम करें ना जी, तो इसका मतलब ये कितना एसिड था, 200 का एसिड था, 10-10 रुपए की डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब आज ये 100 का था, 10-10, ये सही है। तो इस वक्त इसका मतलब कितने पे होना चाहिए, यानी अगर आपने इसको बढ़ाना भी है ना, इंपेयरमेंट का रिवर्सल करने के लिए, इस वक्त 46 से 48 से पड़ा है, तो मैक्सिमम आप कहां तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में आप इसको अपनी कॉस्ट से ऊपर लेकर, तो रिवर्सल का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम अप टू 60 जा सकते हैं और 12 रुपए का रिवर्सल कर सकते हैं। इससे ऊपर गए तो 31 दिसंबर 24 पर जो इसकी बुक वैल्यू आएगी, दरअसल वो कॉस्ट से ऊपर निकल जाएगी, यानी आप कहीं गेन बुक कर जाएंगे। इसकी इजाजत अभी भी नहीं है, क्योंकि मॉडल केड़ा है, मॉडल कास्ट मॉडल है। ठीक है जी, ये बात अब पूरी करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें जमात की, तो वो हम नहीं देंगे। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम इस बात को मुकम्मल करते हैं। पार्ट 1 क्लोज कर दें।